राजस्थान की एक शाही हवेली जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उस हवेली के विशाल हॉल में सभी लोग शांत मुद्रा में बैठे थे। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चीखने और चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें इतनी तेज थीं कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। मगर हैरानी की बात यह थी कि हॉल में बैठे सभी लोग ऐसे खामोश थे मानो उनके कान बहरे हो गए हों, या फिर मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। दरअसल ये आवाजें हवेली की सबसे बड़ी बहू आध्या की थी। आज ही उसकी शादी हुई थी, और वो भी इस हवेली के बड़े बेटे रणविजय के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आध्या इतनी चीख क्यों रही है? उसके साथ ऊपर कमरे में क्या हो रहा है? और फिर हवेली के लोग उसकी ये चीखें अनसुनी क्यों कर रहे हैं? ये सब राज खुलेंगे आगे की इस कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कुछ समय पहले। आध्या, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, मगर पढ़ाई में बेहद होशियार थी। वह इस समय अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी। पढ़ाई में उसकी लगन और मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप्स जीती भी। इन्हीं उपलब्धियों की बदौलत उसे दुनिया की मशहूर और प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां आमतौर पर केवल अमीर घरानों के बच्चे ही पढ़ते थे। आध्या बेहद खुश थी। उसके दिल में गर्व भी था और उत्साह भी, क्योंकि अब वह भी दूसरों की तरह उस नामी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने जा रही थी। आज आध्या का कॉलेज का पहला दिन था, और वो अच्छे से तैयार होकर हल्का सा नर्वस महसूस करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंची। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कदम रखना उसके लिए एक नया और अनजाना अनुभव था। कॉलेज पहुंचते ही उसने महसूस किया कि लगभग सभी छात्रा छात्राएं उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। जहां सब ब्रांडेड कपड़ों और मॉडर्न लुक में थे जहां सब ब्रांडेड कपड़ों और मॉडर्न लुक में थे, वहीं आध्या की सादगी उन्हें चुभ रही थी। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाने लगे, लेकिन आध्या को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मकसद साफ था, उसे बस पढ़ाई करनी थी और अपने सपनों को पूरा करना था। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, मगर आध्या का कोई दोस्त नहीं बना। ना कोई उससे बात करता, ना कोई उसका साथ देता। इस वजह से वो अंदर ही अंदर उदास रहने लगी। अकेलापन उसे तोड़ रहा था, और कई बार वो खुद को बहुत डिमोटिवेटेड महसूस करती। लेकिन किसी ने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। जी हाँ, आध्या किसी के दिल की पहली नजर का प्यार बन चुकी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के जोधपुर घराने के छोटे बेटे अमर सिंह राठौर थे। पहली ही मुलाकात में आध्या ने उनके दिल को छू लिया था। अमर न सिर्फ उसे पसंद करने लगे थे, बल्कि उससे दोस्ती भी करना चाहते थे। इसी सोच के साथ एक दिन लंच ब्रेक में जब आध्या अकेली कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी, अमर उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, हे, आई एम अमर सिंह राठौर। आध्या थोड़ी चौंकी। उसने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। ओ, हे। अमर मुस्कुराते हुए आध्या से बोले, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मिस आध्या? आध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, या श्योर, क्यों नहीं, वैसे भी मैं यहाँ अकेली ही बैठी थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद अमर फिर बोले, वैसे अब तक आपका कोई फ्रेंड नहीं बना? आध्या ने बस शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। अमर ने हड़बड़ाते हुए कहा, आई मीन, आप अकेली बैठी थीं तो बस यूं ही पूछ लिया। ये सुनकर आध्या हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से उठकर जाने लगी। अचानक अमर ने आवाज लगाई, हे लिसन, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आध्या ने पीछे मुड़कर देखा, हल्की सी स्माइल दी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अब अमर उलझन में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आध्या ने उसकी दोस्ती कबूल की या इनकार किया। इतने में ब्रेक खत्म हो गया और सभी छात्र अपने अपने लेक्चर अटेंड करने चले गए। लेक्चर के दौरान भी अमर का ध्यान सिर्फ आध्या पर ही टिका रहा। किताब उसके सामने खुली थी, लेकिन नजरें बार बार आध्या पर ही टिक जाती।
अमर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, किसने कहा कि तुम कुछ नहीं हो? मेरे लिए तो तुम बहुत खास हो। सच कहूं, पहले दिन से ही मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डर था कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, इसलिए बस सही समय का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर आध्या की आंखों में हल्की चमक आ गई। दोनों ने मुस्कुराते हुए कॉफी ऑर्डर की और फिर लंबे समय तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम ढल गई, कॉफी खत्म हुई और दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन उस शाम की बातचीत ने उनके दिलों में एक नया रिश्ता जरूर बुन दिया था। आध्या धीरे धीरे अमर के पास पहुंची। वह उसकी गहरी निगाहों को देख मुस्कुराई और चुटकी बजाते हुए बोली, हे, कहाँ खोए हुए हो? मैं तो यही हूं। इसके ख्यालों में इतना डूबे हुए हो। इतना कहते ही आध्या हंस पड़ी। अमर ने झेंपते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, और सच कहूं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी दोस्ती स्वीकार कर ली। आध्या ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लगता है हमारी ये दोस्ती लंबे समय तक चलने वाली है। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उसने गंभीरता से पूछा, लेकिन एक बात बताओ, कॉलेज में तो सब लोग मुझसे दूर रहते हैं, फिर तुम ही क्यों मेरे दोस्त बनना चाहते हो? जबकि तुम्हारे पास तो बहुत से लोग हैं। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। तो क्या कहानी बकी? जी नहीं, असली मजा तो अब शुरू होगा, क्योंकि कहानी में एंट्री होने वाली है जोधपुर घराने के सबसे बड़े बेटे रणविजय सिंह राठौड़ की। और उनकी एंट्री इस पूरी कहानी को एकदम बदल कर रख देगी। अगले दिन कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था। इसमें कई नामी गिरामी मेहमानों को बुलाया गया था, जिनमें से एक थे रणविजय सिंह राठौड़। फंक्शन वाले दिन आध्या देर से उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज जाने लगी। वह पहले ही लेट हो चुकी थी। घबराते हुए वह जैसे ही घर से बाहर निकली, अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। वह चौंक गई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और सामने अमर था। हे आध्या, कैसी हो? चलो साथ चलते हैं। वैसे भी तुम काफी लेट हो चुकी हो। अगर ऑटो का इंतजार किया तो और लेट हो जाओगी। कम ऑन, बैठो। वैसे भी हम दोनों का कॉलेज तो एक ही है। आध्या ने थोड़ी झिझक दिखाई, मगर फिर मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में इसने कहा, थैंक यू अमर। अगर आज तुम टाइम पर नहीं आते तो मैं पक्की लेट हो जाती। और तुम तो जानते ही हो, श्रुति मैम को तो मुझ पर गुस्सा करने का हर सेन। ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ ही मिनटों में गाड़ी कॉलेज पहुंच गई, मगर आध्या को ये अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है, क्योंकि उसी फंक्शन में उसका सामना होने वाला था रणविजय सिंह राठौड़ से। फंक्शन शुरू होने ही वाला था, तभी अमर आध्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, हे आध्या, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आध्या ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा। मतलब किससे मिलवाना चाहते हो? अमर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बस वेट एंड वॉच, समझ लो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आध्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, ओ सरप्राइज, ठीक है, देखते हैं। धीरे धीरे फंक्शन में बड़ी बड़ी हस्तियां आने लगी, लेकिन एक शख्स का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उनके बिना फंक्शन की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी। आखिरकार वही इस यूनिवर्सिटी के मेन हेड थे। थोड़ी देर बाद कॉलेज गेट पर एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। हर निगाह उसी ओर टिक गई। वो कोई और नहीं बल्कि रणविजय सिंह राठौड़ थे। राजसी ठाट बाट, रौबदार चाल और चेहरे पर वही अकड़। वो जितने हैंडसम थे, उतने ही रूखे और कड़क स्वभाव के भी माने जाते थे। लोग तो उनके नाम से ही कांप उठते थे, और आज उनकी मौजूदगी ने पूरे हॉल को जैसे सन्नाटे में बदल दिया। लड़कियां तो जैसे पागलों की तरह रणविजय के पीछे दीवानी हो रही थी। हर कोई बस यही चाहता था कि एक बार वो उन्हें देख ले, एक मुस्कान दे दे। लेकिन रणविजय राठौड़ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फंक्शन शुरू हुआ। कार्यक्रम पूरे शाही अंदाज में आगे बढ़े। सबने खूब एंजॉय किया और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। अब लोग अपने अपने घर जाने लगे।
आध्या भी चुपचाप निकलने ही वाली थी कि तभी अमर ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, हे आध्या, कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। आध्या ने भौहें उठाकर कहा, अरे हाँ, तुम मिलवाओ ना, मैं भी कब से इंतजार कर रही हूं। अमर मुस्कुराया और बोला, चलो हॉल में चलते हैं। वो तो यही है। दोनों धीरे धीरे हॉल में पहुंचे। अमर ने सामने खड़े शख्स की ओर इशारा किया और बोला, हे ब्रो, याद है ना मैंने कहा था कि किसी से मिलवाना है? रणविजय ने अपनी तीखी नजरों से उन्हें देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ तो मिलवाओ ना, मैंने कब मना किया है? और हाँ, मुझे अंदाजा है कि तुम आध्या की ही बात कर रहे हो। वही लड़की जिसने तुम पर ऐसा जादू कर दिया है कि मेरा भाई सब कुछ भूल गया। ये सुनते ही अमर घबरा गया। उसने तुरंत कहा, भाई प्लीज उससे ये सब मत कहना। हम दोनों अभी सिर्फ दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ भी स्पॉइल हो। रणविजय ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और हल्की हंसी छोड़ी, मगर उसके चेहरे पर छिपी सख्ती अमर का दिल और ज्यादा बेचैन कर रही थी। रणविजय ने गहरी मुस्कान के साथ अमर से कहा, यू डोंट वरी स्वीटहार्ट, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि मेरे भाई की चॉइस कैसी है। कौन है वो लड़की जिसे मेरे छोटे भाई ने चुना है? इतना कहते ही अचानक आध्या हॉल में दाखिल हुई। उसने पीले रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। उसकी सादगी और निखार इतनी मनमोहक थी कि वो सचमुच किसी फरिश्ते की तरह लग रही थी। रणविजय की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया, मानो समय थम गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो लड़की उसके भाई का प्यार है। अमर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आद्या, ये है मेरे बड़े भाई रणविजय राठौड़। ये मेरे लिए सिर्फ भाई ही नहीं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी है। मेरे दिल की हर बात इन्हें पता होती है, और जब मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो इन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जताई थी। बस इसी वजह से मैं तुम्हें रोक रहा था। आध्या ने हल्की झिझक के साथ नम्रता से रणविजय को प्रणाम किया। रणविजय ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन स्वीकार तो किया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठ चुकी थी, जिसे वह किसी से कह नहीं सकता था। आध्या ने हल्के स्वर में कहा, नमस्ते सर। रणविजय ने हल्की मुस्कान दी और बोला, ओह हे आध्या, हाउ आर यू? जानती हो, तुम पहली लड़की हो जिससे मेरे भाई ने दोस्ती की है, वरना वो मेरे सिवा किसी को अपना दोस्त मानता ही नहीं। शायद तुमसे वो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने विषय बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो इन बातों को, चलो इसी खुशी में एक एक कॉफी हो जाए। अमर ने उत्साह से कहा, हाँ क्यों नहीं भाई। आध्या, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? आध्या थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीमे से बोली, अमर कॉफी फिर कभी, अभी मुझे घर जाना होगा। मम्मी का फोन आ रहा है, वो परेशान होंगी। अमर ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, ओके नो प्रॉब्लम, कॉफी फिर कभी पीते हैं, अभी तुम घर जाओ। आध्या घर पहुंची तो उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। सच यह था कि उसने रणविजय को पहले ही मैगजीन्स और टीवी पर देख रखा था। वो तो बहुत पहले से ही उसका क्रश था। आज जब उसने उसे सामने देखा तो वो मानो शौक में आ गई। उसकी जुबान जैसे गले में ही अटक गई थी। इसीलिए उसने माँ का बहाना बनाकर वहां से निकलना बेहतर समझा, क्योंकि रणविजय की मौजूदगी उसे और भी बेचैन कर रही थी। आज वो काले रंग के कोट में बेहद हैंडसम लग रहा था, इतना कि आध्या उसकी आंखों से नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। उसे ये भी पता नहीं था कि अमर रणविजय का छोटा भाई है। बस मन ही मन वो आज बहुत खुश थी कि उसका ड्रीम क्रश अब उसकी हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। रणविजय ने गाड़ी पार्क करते हुए गंभीर स्वर में कहा, अमर तुम ऐसे ही आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत किया करो। लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने होते नहीं। तुमसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। तुमने अभी कुछ ही दिनों में उस लड़की को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, पहले उसे अच्छे से जान तो लेते। अमर तुरंत बीच में बोल पड़ा, भाई आप उसे जानते भी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है। और दिमाग में एक बात साफ कर लीजिए, उसने मुझसे दोस्ती नहीं की थी, मैंने उससे दोस्ती करने की पहल की थी। रणविजय हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ये तुम अच्छे से जानते हो। अमर ने सिर झुकाकर हामी भर दी। दोनों भाई बातें करते करते अपने महल जैसे घर पहुंचे और अपने अपने कमरों की ओर चले गए। इस घर की रानी थी सुरभि राठौड़, रणविजय और अमर की माँ। 2 साल पहले ही इनके पति यानी राजवीर सिंह राठौड़ का देहांत हो गया था। तब से पूरे घर की जिम्मेदारी सुरभि देवी और बड़े बेटे रणविजय पर आ गई थी। घर में अब वही 3 लोग रहते थे, रणविजय, अमर और उनकी सबसे छोटी बहन तन्वी। हालांकि तन्वी फिलहाल अमेरिका में अपनी हायर स्टडीज कर रही थी, इसीलिए इस वक्त हवेली में बस सुरभि राठौड़, रणविजय, अमर और कई नौकर चाकर ही थे जो पूरे घर की देखरेख संभालते थे। महल बड़ा था, लेकिन खालीपन उतना ही गहरा, और इस खालीपन में अक्सर सुरभि देवी अपने बच्चों को ही सहारा मानती थी। सुरभि राठौड़ ने अपनी भरोसेमंद नौकरानी विनीता से कहा, विनीता, ऊपर जाकर रणविजय और अमर से कह दो कि डिनर तैयार है, वे दोनों नीचे आकर खाना खा ले। विनीता, जो पूरी हवेली की मालकिन मानी जाती थी, मुस्कुराते हुए बोली, जी मालकिन, मैं अभी दोनों साहबों को बुलाकर आती हूँ। विनीता पहले अमर के कमरे के बाहर गई। उसने हल्का सा दरवाजा खटखटाया और बोली, छोटे कुम्हार साहब, आपको मालकिन नीचे डिनर के लिए बुला रही है। अमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, आ रहा हूं। फिर विनीता रणविजय के पास गई और वही शब्द दोहराए, बड़े साहब, आपको भी मालकिन ने डिनर के लिए बुलाया है। रणविजय ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आ रहा हूं। धीरे धीरे सभी नीचे आए और परिवार मिलकर डिनर करने बैठा। खाने के दौरान हल्की फुल्की बातचीत और हंसी मजाक चलता रहा। डिनर खत्म होते ही सभी अपनी अपनी जगहों पर लौट गए। अमर और रणविजय अपने अपने कमरे की ओर चले गए और सुरभि देवी थोड़ी देर घर की व्यवस्था देखने के बाद आराम करने चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। फिर एक दिन अचानक अमर ने बड़े भाई रणविजय को कॉल किया। फोन उठाते ही उसने कहा, हेलो भाई, मैं आज आध्या से मिलने जा रहा हूं। वो किसी काम से बुला रही है, पर मैं नहीं जानता क्यों। अगर शाम को लेट हो गया तो कृपया चिंता मत करना, मैं समय पर घर पहुंच जाऊंगा। रणविजय ने हल्की चिंता भरी आवाज में कहा, ठीक है छोटे, लेकिन अपना ध्यान रखना और सही तरीके से जाना। लेकिन किसे पता था कि यही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बनने वाला था। अमर आध्या के घर पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में अचानक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक आदमी ने तुरंत अमर को अस्पताल पहुंचाया, और डर की बात यह थी कि उसका फोन पहले नंबर पर ही डायल हुआ, जो सीधे रणविजय के पास गया। रणविजय ने जैसे ही ये खबर सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया पलट गई हो। रणविजय तेजी से सिटी अस्पताल पहुंचा, जहां उसने देखा उसका छोटा भाई बेहद गंभीर हालत में बेहोश पड़ा था। रणविजय का दिल टूट सा गया। जो व्यक्ति पूरे शहर में कठोर और अग्रेसिव माना जाता था, वो आज केवल अपने छोटे भाई की सुरक्षा और जीवन के लिए दहल रहा था। उसका प्यार अपने भाई के लिए इतना गहरा था कि उसे एक भी खरोंच लगते तो वह अपनी जान न्योछावर कर देता। और आज उसका प्यारा भाई इस हालत में पड़ा था। अभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। रणविजय तुरंत उनके पास दौड़ा और चिंतित स्वर में पूछा, डॉक्टर, अब मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, देखिए सर, हम 100% कुछ नहीं कह सकते। उनके बचने के मौके बहुत कम हैं। किसी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से कुचला है, इसलिए उनकी जान बचाना मुश्किल है। और उनकी ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यह हादसा जानबूझकर किया गया है, वरना कोई बार बार किसी के ऊपर कार क्यों चढ़ाएगा। ये सुनते ही रणविजय के आंखों में क्रोध और आक्रोश का लावा फूट पड़ा। जो अब तक सिर्फ एक हादसा समझ रहा था, वो अब स्पष्ट रूप से एक साजिश लग रही थी। रणविजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मस्तिष्क हर उस व्यक्ति की तलाश करने में जुट गया था जिसने उसकी परिवार और छोटे भाई के खिलाफ ये जघन्य काम किया था। अब सिर्फ अमर की जान बचाना ही रणविजय के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाकी सब बाद में देखना था। रणविजय गुस्से और चिंता से झुलसते हुए तुरंत अपने सेक्रेटरी को कॉल किया। उसने कम आवाज में हड़कते हुए कहा, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। आखिर कौन है जिसने ये सब कराया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हालत ऐसी कर दूंगा कि खुद को भी पहचान न पाए।
रणविजय इस समय इतने गुस्से में था कि उसे इस दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसका छोटा भाई ही उसके लिए सब कुछ बन गया था। उसने इस हादसे की जानकारी अपनी माँ सुरभि राठौड़ को नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उन्हें पता चल गया तो उनके दिल की स्थिति को देखते हुए और भी चिंता और दुख का सामना करना पड़ता। वो खुद दिल की मरीज थी। रणविजय ने पूरी रात हॉस्पिटल में जागकर और बैठे बैठे बिताई। हर पल उसकी आंखें केवल अपने भाई अमर के होश में आने का इंतजार कर रही थी। सुबह के लगभग 7 बजे डॉक्टर आए और बोले, रणविजय, अब आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई अब सुरक्षित है, लेकिन अब वो कोमा में चले गए हैं। जब तक वो कोमा से बाहर नहीं आते उन्हें यही रहना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। रणविजय का दिल और भी तेज धड़का। उसके लिए अब केवल यही एक ही सच था, अमर की सुरक्षा, और कोई बाद में सोचा जा सकता है। रणविजय ने हकलाते स्वर में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या मैं अपने भाई से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, केवल थोड़ी देर के लिए। रणविजय तेजी से अपने भाई अमर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अमर की हालत देखी, उसका खून सूख सा गया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया। हाथ से उसे सहलाते हुए बोला, छोटे, तुम मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम ही तो कहते थे कि मैं सिर्फ भाई नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हूं। तो आज तुम इतनी शांति से क्यों बैठे हो? बोलो ना छोटे। रणविजय अपनी बेचैनी और डर से पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वो बार बार अपने भाई के हाथ चूम रहा था, जैसे उसकी जिंदगी खुद उसके हाथों में हो। इतने में एक नर्स आई और धीरे से बोली, सर, कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, हमें आगे का मेडिकल प्रोसेस शुरू करना है। रणविजय ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने भाई के हाथ को एक आखिरी बार मजबूती से थामा और धीरे धीरे बाहर कदम रखा, दिल में केवल अमर की जान बचाना और किसी कीमत पर उसे खोना नहीं। रणविजय बाहर आया और देखा कि उसके फोन में मां की 100 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थी। उसने तुरंत कॉल बैक किया, हमारे भाई अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, मां की क्या हालत हो रही होगी। इस सोच से रणविजय की धड़कन और तेज हो गई। वो तुरंत अपनी कार लेकर मंशन की ओर बढ़ा। फोन पर अब उसकी मां कॉल नहीं उठा रही थी। रणविजय का डर बढ़ गया, कहीं मां किसी मुसीबत में तो नहीं है। जैसे ही वो मंशन पहुंचता है, कार अचानक बाहर रुकती है। रणविजय दौड़ते हुए अंदर गया और देखा उसकी मां सुरभि राठौड़ डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। लगभग पूरा दिन और रात शायद वो अपने दोनों बेटों का इंतजार करती करती थक चुकी थी। रणविजय की आंखों में हल्का आंसू और गहरा प्यार छलक गया। वो धीरे धीरे मां के पास गया और हल्के हाथों से उनका सिर सहलाया। मां, आप थक गई हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उस समय रणविजय ने महसूस किया कि उसके लिए परिवार की सुरक्षा और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। तभी रणविजय धीरे से बोला, मां। सुरभि ने उसे देखा कि वो उनके पास खड़ा है। गुस्से में बोली, कहाँ थे रणविजय? क्या आपको अपनी मां की जरा भी चिंता नहीं है? अगर आप व्यस्त थे तो कम से कम एक कॉल तो कर देते, ताकि हम निश्चिंत हो जाते। आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है क्या? रणविजय असमंजस में था। इसके मन में एक सवाल उठ रहा था, मां को रात की पूरी बात कैसे बताऊं? अगर उन्हें अमर की हालत के बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी? तभी सुरभि ने फिर सवाल किया, और ये अमर कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आया? है कहाँ ये लड़का? आज तो आना ही था। तुम दोनों को अपनी मां की कोई फिक्र ही नहीं है। सुरभि का गुस्सा स्पष्ट था और रणविजय जानता था कि उनका यह गुस्सा पूर्णतः जायज भी था। रणविजय अब और रोक न सका। वो धीरे धीरे अपनी घुटनों पर बैठ गया और मां की गोद में सिर रखकर रोने लगा। सुरभि चौंक गई। रणविजय, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? रणविजय ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया और बुदबुदाया, मां, वो छोटा। रणविजय बस इतना ही कह पाया था। मां, सुरभि ने हल्की चिंता भरी आवाज में पूछा, छोटा मतलब वो ठीक तो है ना? रणविजय ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, मां, रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस उसके पास ही था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊं।
रणविजय ने देखा कि उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही है। ऊपर देख तो पाया कि सुरभि बेहोश हो चुकी थी। रणविजय घबरा गया। वो तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर भागा। गाड़ी में चिल्लाते हुए बोला, ड्राइवर, जल्दी गाड़ी चलाओ। माँ, माँ, कृपया आंखें खोलिए। आप दोनों मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? माँ, जल्दी ठीक हो जाइए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इस सब को देखकर रणविजय की हालत और भी बुरी हो गई। इसका डर, चिंता और गुस्सा सब एक साथ उभर रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही रणविजय ने तुरंत अपनी मां को एडमिट कराया। डॉक्टर ने रीअश्योरिंग आवाज में कहा, रणविजय, चिंता मत करो, सब ठीक है। बस उनका बीपी थोड़ी देर के लिए हाई हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। थोड़े समय में उनकी होश में आ जाएंगी। आप बस उन्हें मानसिक तनाव से दूर रखें। अभी उन्हें ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। यही कारण था कि ऐसा हुआ। रणविजय ने गहरी सांस ली। उसके लिए अब केवल एक ही काम था, अपनी माँ और छोटे भाई दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इधर आध्या पूरी रात से अमर का इंतजार कर रही थी। उसे अपने दिल की बात साझा करनी थी कि वो किसी से प्यार करती है, यानी रणविजय से। लेकिन उसने सोचा कि यह बात सबसे पहले अमर से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी था और रणविजय का छोटा भाई भी। लेकिन आध्या अमर से कोई संपर्क नहीं कर पा रही थी। पता नहीं था कि वो आखिर क्यों नहीं आया। ना तो उसके पास अमर का नंबर था और ना ही अब वो कॉलेज आ रहा था। आध्या अपने आप से सोच रही थी, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा। शायद उसे कोई काम आ गया होगा। मगर उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अमर के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया था, और यही अनजानियत उसकी चिंता और बेचैनी को और बढ़ा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब अमर भी धीरे धीरे होश में आने लगा था। लेकिन रणविजय का मन अब सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित था, अपने छोटे भाई का बदला लेना। रणविजय ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाया और गुस्से में कहा, क्या लीड मिली है? मुझे अभी के अभी पूरी जानकारी चाहिए। सेक्रेटरी लुइस ने जवाब दिया, सर, जिस ट्रक से अमर का एक्सीडेंट हुआ था, किसी माधव गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। रणविजय की आंखों में जैसे लावा फूट पड़ा। उसने गुस्से से कड़क आवाज में कहा, अभी के अभी इसके घर का पता निकालो और सीधे उसके घर चलो। मैं इसे वहां से खुद घसीट कर लेकर आऊंगा। इतना मारूंगा कि हर रोज रोए और अपनी हर पीढ़ी तक याद रखे कि उसने किससे पंगा लिया। रणविजय का गुस्सा और बदले की आग अब पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी। उसके लिए अब कोई रोक नहीं था, सिर्फ एक ही मकसद था, अमर को चोट पहुंचाने वाले की सजा देना। रणविजय अपने बॉडीगार्ड्स के साथ माधव गुप्ता के घर पहुंचा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया, जितने भी लोग हैं इन्हें घर से बाहर निकालो। लोग उस आदमी को घर से बाहर बुरी तरह पीटते हुए ले जा रहे थे। तभी रणविजय ने पीछे देखा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह जो देख रहा था उसने उसकी सांस रोक दी। माधव के ठीक पास आद्या खड़ी थी, जो माधव की बेटी थी, और माधव की पत्नी ऋतु, जो आद्या को बचाने की कोशिश कर रही थी। आद्या जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो मेरे पापा को, आप लोग कहाँ ले जा रहे हो? इन्हें मत छुओ प्लीज। रणविजय ने यह सब देखा तो उसका शक और गहरा गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, तो ये सब इस पिता पुत्री का ड्रामा है। मेरे भोले भाले भाई को अपनी मोहब्बत में फंसाकर तुमने उसकी ये हालत कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, आद्या गुप्ता। तुम्हें इस चीज की ऐसी सजा मिलेगी जिसे देखकर तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी, और तुम और तुम्हारे पापा आगे से किसी के साथ ऐसा करने से 1000 बार सोचोगे। रणविजय का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। उसका मन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अमर को नुकसान पहुंचाने वालों को सबक सिखाना। अब सवाल ये उठता है, क्या इस कहानी में आगे रणविजय आध्या के पापा को सच में जान से मार देगा, या फिर आध्या के साथ ऐसा करेगा कि उसकी रूह कांप जाएगी? क्या ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझ जाएगी, या रणविजय सही अपराधी को ही सजा देगा? इन सब सवालों का जवाब आप जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए
मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां इस कहानी का नया और रोमांचक मोड़ सामने आएगा।